एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हम देख रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको छोड़ा था कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पास, यानी जो लेजिस्लेशन बनाने के लिए किसी को पावर डेलीगेट कर दिया जाता है तो वो अनियंत्रित नहीं होते, उस पर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल रखे जाते हैं। कंट्रोल हमने देखा था, कंट्रोल 2 तरीके से रखा जाता था। वो तरीका क्या था? पहला था हमारा पार्लियामेंट्री कंट्रोल पीसी एंड दूसरा था जुडिशियल कंट्रोल जेसी। तो पीसी जेसी के तहत इसके जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन थे उसके ऊपर कंट्रोल किए जाते थे। उसमें कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिकल 13, 50 ऐसे कुछ आर्टिकल्स भी वहाँ इंपॉर्टेंट थे। तो हमने यहाँ आपको छोड़ा था और आज स्टार्ट करेंगे हम इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बायस से। डॉक्ट्रिन ऑफ बायस, इसमें क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ बायस कहता है दो चीजें। पहला कि जो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग पर्सन है वो इम्पार्शियल होने चाहिए। इम्पार्शियल होने चाहिए, ये पहला रूल है इसका। किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ बायस का। इम्पार्शियल होने चाहिए। एंड दूसरा, वो काम करने चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, पर्सनल इंटरेस्ट में काम नहीं होने चाहिए। यानी उसके वर्क जो होगा पब्लिक इंटरेस्ट का होगा, पर्सनल इंटरेस्ट का नहीं होगा। पर्सनल इंटरेस्ट में उसे काम नहीं करना चाहिए, यानी उसे व्यक्तिगत स्वार्थ के जगह पर निष्पक्ष होकर उसे निर्णय लेने चाहिए। अब इसमें है डॉक्ट्रिन ऑफ बायस। अब वो बायस के दो तरीके हैं। इसके टाइप कौन से हैं? इसके टाइप है, पहला टाइप है एक तो एक्चुअल बायस, जो कि वास्तविकता में आपको दिखेगा कि वास्तविक रूप से वो पक्षपाती है, पक्षपात कर रहा है। और दूसरा होता है अपीयरेंट बायस। अपीयरेंट बायस, इसमें क्या होता है कि वो ऐसे पक्षपाती है जो आपको युक्तिपूर्ण संदेह तो होगा, भले ही वो वास्तविक पक्षपाती न हो सकता है कि वास्तविक रूप से वैसा हो, एक्चुअल में वास्तविक रूप से वैसा हो नहीं, बट ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बायस दो तरीके की बात करता है, एक तो एक्चुअल और दूसरा अपीयरेंट बायस। तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बायस, और इस तरीके से लिए गए निर्णय इनवैलिड कहे जाएंगे। इनवैलिड, ये वर्ड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बायस के अकॉर्डिंग यदि कोई इम्पार्शियलिटी से वर्क करता है पर पर्सनल इंटरेस्ट में वर्क कर लिया तो उसके वर्क कैसे होंगे? तो इनवैलिड होंगे। तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बायस। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इंडियन ओम्बड्समैन। इंडियन ओम्बड्समैन में एक है लोकपाल और एक लोकायुक्त। इस दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि ये दोनों आए कैसे। इस दोनों के पीछे आने के पीछे क्या था? 1966, आपको ये इसमें याद रखना है, 1966 में आया था फर्स्ट ARC। ARC दैट मीन्स की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसके चेयरमैन हुआ करते थे। इन्होंने अपने फर्स्ट ARC में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, भारत में पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आने चाहिए, इससे रिलेटेड उन्होंने 500 प्लस रिकमेंडेशन दिए। 500 प्लस रिकमेंडेशन दिए। बट इस तरीके की कोई भी समिति जब बनाई जाती है तो उसके सलाह बाध्यकारी नहीं होते, सरकार उसके लिए बाध्य नहीं होता है इसको मानने के लिए, उसके सलाह को कंसीडर कर सकती है। तो इसी के जो 500 प्लस रिकमेंडेशन थे उसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी था, लोकपाल एंड लोकायुक्त। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में कुछ फैक्ट फिगर्स क्या है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला, लोकपाल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए होता है, वही लोकायुक्त स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए होता है। तो पहला डिफरेंस तो यही है। इसके लिए एक एक्ट आया था जो कि 2013 में आया था, उसे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 कहा गया था, जबकि ये स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया था। जब देखें तो इसमें जो लोकायुक्त में जो ग्रुप होते हैं उसके चेयरपर्सन जो होते हैं, चेयरपर्सन जो होंगे उसमें एक रिटायर्ड जज होंगे, रिटायर्ड जज होंगे,
यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है रिटायर्ड जज के केस में। अब ये करता क्या है, इसका मकसद क्या है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन पर काम करता है। करप्शन रोकने के लिए जो उपाय हैं उस पर काम करता है, जबकि ये क्या करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन पर काम करेगा। नेक्स्ट, इसके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में क्या होता है, जो लोकपाल होता है, लोकपाल होगा, लोकपाल में क्या होता है कि सबसे पहले उसके फंक्शन में आता है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद वो जब पाया जाता है गलती में कोई, तो उसे प्रोसिक्यूट भी करेगा, नेक्स्ट, इसके बाद एक प्रोटेक्ट करता है, किसे, तो विसिल ब्लोअर को। अब आप बोलेंगे विसिल ब्लोअर क्या होता है, तो साधारण शब्दों में विसिल ब्लोअर वो होते हैं जो इस तरह के कहीं कुछ मिसहैपनिंग हो रहा है तो उसकी वो जानकारी देते हैं, उसकी जानकारी लोगों के समक्ष लाते हैं, लोकपाल के समक्ष लाते हैं। अब लोकपाल के समक्ष जो कोई इस तरह की जानकारी उजागर करेगा उसके जान को खतरा हो सकता है, उसे धमकी मिल सकती है जिसके बारे में उसने उजागर किया है, उसे विसिल ब्लोअर कहा जाता है, उसे प्रोटेक्ट भी करती है। नेक्स्ट, क्या हमने देखा, इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को जब भी कोई करप्शन से रिलेटेड या मिसकंडक्ट से रिलेटेड आएगा, फिर उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। देन आफ्टर जो विसिल ब्लोअर जिसने ये सूचना दी है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब लोक आयुक्त वाले जो केस में है, तो लोक आयुक्त में भी ये फंक्शन सेम है, सेम फंक्शन स्टेट के लोक आयुक्त भी करते हैं। अब दोनों में ये डिफरेंस रहा कि ये जो है नेशनल लेवल पर काम करेगा जबकि वहीं ये स्टेट लेवल पर काम करेगा। तो ये थे शॉर्टकट में हमारे ओम्बड्समेंट यानी लोकपाल एंड लोकायुक्त। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो ये है थर्ड लिम्ब ऑफ नेचुरल जस्टिस रीजन डिसीजन, यानी जो नेचुरल जस्टिस का थर्ड लिम्ब है उसमें कहा गया है कि उचित निर्णय होने चाहिए, जो डिसीजन होंगे उचित होने चाहिए, रीजन होने चाहिए। इसके लिए मेन की क्या बताए गए हैं, इसके लिए मेन की बताए गए हैं, पहला कि डिसीजन मेकिंग वाले जो चीज होंगे उसमें क्लैरिटी होने चाहिए, दूसरा उसमें बताया गया कि फेयरनेस होनी चाहिए, तीसरा उसमें बताया गया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चौथा उसमें बताया गया कि जिसने भी ये डिसीजन लिया है वो अकाउंटेबल होने चाहिए, अकाउंटेबल भी होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि थर्ड लिम्ब ऑफ नेचुरल जस्टिस से इंपॉर्टेंट है और इसमें एक कानूनी मिसाल भी बनाए गए हैं, एक लीगल प्रेसिडेंस भी है। लीगल प्रेसिडेंस एक केस का है जो कि हमने पीछे भी देखा था, वो था हमारा मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था 1978 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, वो था राइट टू अ फेयर हियरिंग, यानी न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार, कि लोगों को न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। निर्णय के कारण जानने का अधिकार भी इसमें शामिल होता है कि जो आपने डिसीजन लिया है तो आखिर किस कारण से लिया है, इसके पीछे रीजन क्या है। जो हमने पीछे देखा रीजन डिसीजन होने चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होने चाहिए। तो ये है हमारा थर्ड लिम्ब ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट आपको देखना था डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इन लेबर लॉज। लेबर लॉज में डिसिप्लिन से रिलेटेड और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर से रिलेटेड क्या दिए गए हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कहीं भी जो वर्कर होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वहां एम्प्लॉयज को उनके गलती के लिए, उनके मिसकंडक्ट के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनके मिसकंडक्ट के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। और यह एक ऐसी व्यवस्था बनाती है जो कि न्याय संगत हो। ये सब वर्ड आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब वर्ड आपके नोट्स में हाईलाइट किए गए थे और क्वेश्चन जब उठेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। न्याय संगत और पारदर्शिता बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। ये थे डिसिप्लिन से रिलेटेड। अब डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा क्योंकि डिपार्टमेंटल में आपको
ये चीज कभी न कभी देखने को जरूर मिले होंगे। तो डिसिप्लिनरी एक्शन जब होता है उसके प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है इन एनी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरा होता है SCN यानी शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं। थर्ड है उसके बाद फॉर्मल हियरिंग होती है, उसे इंक्वायरी कहा जाता है, फॉर्मल हियरिंग। देन आफ्टर इंक्वायरी या फिर जो फॉर्मल हियरिंग हो चुके हैं, इस हियरिंग के बाद उसके डिसीजन आते हैं। अब डिसीजन आ गए तो दो चीजें हैं, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या फिर उसे रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट कर लिया तो पनिशमेंट, रिजेक्ट किया तो फिर फिफ्थ प्रोसेस आएगा अपील का प्रोसेस। तो ये था हमारा डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। जब किसी के अगेंस्ट कोई चीजें साबित हो जाती है तो यहां तक पहुंचना होता है। इन्वेस्टिगेशन, देन आफ्टर SCN इंक्वायरी यानी फॉर्मल हियरिंग होगी, उसके बाद डिसीजन आएंगे। डिसीजन दो तरीके से होंगे, पहला या तो दोषी पाए गए या नहीं पाए गए। नहीं पाए गए कुछ नहीं होगा, दोषी पाए गए तो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट कर लिया पनिशमेंट मिलेगा, रिजेक्ट किया फिर वो अपील कर सकता है। तो ये थे हमारे डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, अनुशासनात्मक प्रक्रिया। एक पॉइंट और देख लें तो वो है एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू तो आपको पता है, जहां भी चीजें न्याय संगत नहीं होती है, तर्कपूर्ण नहीं होती है, वहां पर जुडिशियल रिव्यू होता है। बट कुछ एक्सक्लूजन है जहां पर न्यायिक समीक्षा का बहिष्कार किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वहां पर न्यायिक समीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे दो तीन कौन से हैं? तो पहला है कि जहां पर भी डिस्क्रिशनरी पावर हो, डिस्क्रिशनरी पावर यानी कानून जो होता है विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा का बहिष्कार करता है। खास करके ऐसी स्थिति में जब कार्यपालिका का विवेक अधिकार, जो विवेकपूर्ण शक्ति है कि वो अपने विवेक से कोई काम कर सकता है, और ऐसे पर यदि कोई बॉन्डिशन लगाए जाते हैं। दूसरा वही जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ऐसे में यदि कुछ चीजें न्यायसंगत नहीं है तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू से उसे रोका जाना चाहिए, ये रोका जाता है। तीसरा उसमें डिस्क्रिशनरी डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को जब ऐसे डिस्क्रिशनरी डिसीजन लिया है उन्होंने, तो उसे जुडिशियल रिव्यू करने से बच सकते हैं, यानी उन्हें वो छोड़ सकते हैं। अब हम शॉर्टकट में देख लें, लोकस स्टेंडी एंड PIL दोनों एक साथ इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ कंफ्यूजन कम हो और एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बन सके। लोकस स्टेंडी व्यक्तिगत होता है, वही PIL सामूहिक होता है, यानी जो व्यक्ति प्रभावित है तो प्रभावित व्यक्ति ही क्लेम करेगा लोकस स्टेंडी में, जबकि यहाँ प्रभावित व्यक्ति या उनका समूह या फिर उनका पूरा सामूहिक व्यवस्था प्रभावित हुई हो, तो PIL कोई एक व्यक्ति भी डाल सकता है, PIL किसी समूह के द्वारा डाला जा सकता है या फिर किसी NGO के द्वारा भी डाला जा सकता है। NGO के द्वारा लोकस स्टेंडी में नहीं जाया जाता, उन्हें PIL करना होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट में सामूहिक रूप से किया जाता है। एक तो ये मेन डिफरेंस था इसका, यहाँ पर पर्सनल एंड इंडिविजुअल राइट की बात होती है, व्यक्तिगत की, और जबकि यहाँ पर क्या होगा, तो ये सोशल इश्यूज होंगे, यहाँ पर सोशल इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। तो ये माइनर ऑफ फर्क है लोकस स्टेंडी एंड PIL में। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस तरीके में से कुछ क्वेश्चन निकाले जाएंगे। अभी हमने लोकस स्टेंडी एंड PIL को देखा। अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसका डिटेल स्टडी किया रहेगा, लैचेज, रेस जुडिकेटा एंड अल्टरनेट रेमेडीज। इसकी डिटेल चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, इसे आप अपने नोट्स से या बुक से देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम नेक्स्ट जो डील करेंगे वो है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड है। उसमें दो तरह के, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट।
जब आर्टिकल 310 यह तब लागू होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के केस में गवर्नर, इनके प्लीजर पर आप पोस्ट धारण करेंगे। कब तक? जब तक कि उनके प्लीजर होंगे। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर कहा जाता है। जबकि आर्टिकल 311 में आपको प्रोटेक्शन दी गई है। प्रोटेक्शन किस चीज से? तो प्रोटेक्शन रिमूवल से। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला कि कोई भी डिसमिसल जो होगा, यानी नो डिसमिसल विदाउट इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी के बिना कोई भी डिसमिसल नहीं किए जाएंगे। एंड दूसरा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, यानी फेयर हियरिंग जरूर दी जाएगी। एक तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर है कि उनके प्लीजर यानी उनके आनंद यानी उनके मर्जी के अनुसार आप पोस्ट धारण करेंगे। वही दूसरी तरफ सिक्योरिटी दी गई है। इस सिक्योरिटी में कि आपको कोई भी डिसमिसल विदाउट इंक्वायरी नहीं की जाएगी एंड आपके पक्ष रखने के लिए आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी। तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 298, जो यह बताता है कि गवर्नमेंट कहीं भी ट्रेड कर सकती है, चाहे वो फुल्ली ट्रेड हो या फिर पार्शियली हो। जैसे एक कंपनी फॉर्म खोल दे या फिर वो पीपीपी मोड पर कुछ चला ले। ये राइट उसे कहां से मिलती है गवर्नमेंट को? तो आर्टिकल 298 के अंदर में। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में क्या होता है कि जब किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोर्ट जाए बिना यदि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वहां काम करती है तो इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन कहा जाता है। जैसे कैट का निर्माण जब किया गया तो इसका पर्पस था कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस में जो लोग आते हैं इनके जो राइट्स और ड्यूटीज से रिलेटेड जब भी कन्फ्लिक्ट होगा तो कैट उसकी सुनवाई करेगी। इसके लिए कोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा फर्स्ट इंस्टेंट में, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। अब इसका निर्माण किस आर्टिकल के अधीन किया गया था, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 323A, जिसमें सिविल सर्विस मैटर के लिए ट्रिब्यूनल का निर्माण कैट के रूप में किया गया था। नेक्स्ट, अब इसकी गारंटी कहाँ की गई है? तो आर्टिकल 14 देखें तो यह गारंटी देता है कि फेयरनेस एंड जस्टिस होगा। कहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में। तो ये थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के एक टाइप। दूसरा एग्जाम्पल के लिए देखें तो NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसी के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। कैट से रिलेटेड 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कैट प्रमोशन मैटर को डील करती है। दूसरा, ट्रांसफर से रिलेटेड, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड इत्यादि इस तरह के मैटर वो डील करती है। अब कैट के स्ट्रक्चर को देखें तो उनके स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो उसके चेयरपर्सन होते हैं उसमें एक रिटायर्ड जज जरूर शामिल होने चाहिए। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनमें से आप कुछ बॉडी का नाम नोट कर सकते हैं ताकि आप इसे याद रख सके। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा, यूपीएससी। नेक्स्ट देखें तो फिनांस कमीशन। इसके बाद जीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी या बीसी। तो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कुछ और इसमें आए तो सीएजी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वहीं जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो सबसे पहला इसमें आता है नीति आयोग। नीति आयोग। दूसरा, एनएचआरसी। एनएचआरसी फिर नेशनल लेवल का होता है। वही स्टेट एचआरसी, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आते हैं। नेक्स्ट देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है
वो है CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट है CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। CBI, ये सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट अभी जो हमने पीछे देखा, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आते हैं। नेक्स्ट NIA, इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो बॉडीज हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आते हैं। आप इसमें से देख ले, इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलते चलते आप लिएबिलिटी ऑफ स्टेट देख सकते हैं, जिसमें कि 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पहला 299 एंड दूसरा आर्टिकल 300। ये 2 आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है NCLT, दैट मीन्स कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसने किसका स्थान लिया था? BIFR का। BIFR पहले हुआ करता था एंड 2016 में रिप्लेस करके उसे NCLT बना दिया गया। किस मैटर पे डील करती है? तो वो सिख इंडस्ट्री, सिख कंपनी पे काम करती है। तो ये था आपका एक NCLT से रिलेटेड। पॉलिटी का एक हिस्सा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन से रिलेटेड। यहाँ से यदि एक आर्टिकल दिखे तो वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 368, जिसमें संविधान संशोधन से रिलेटेड विस्तृत चर्चा की गई है। इससे रिलेटेड आपके नोट्स में और आपके बुक्स से आपने जरूर पढ़े होंगे, तो यहाँ डील करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इसमें आप एक टॉपिक जरूर याद रखें जो कि लैंडमार्क डिसीजन था 1973 का केशवानंद भारती केस। ये एक लैंडमार्क डिसीजन था, आप इसे जरूर याद रखें। जाते जाते आप साथ में CIC एंड CVC इसे जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। CIC के जो चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 इयर्स या फिर एट द एज ऑफ 65 इयर्स। नेक्स्ट आप कुछ आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 324 ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा 315 जो कि UPSC से रिलेटेड है। वहीं CAG आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला CAG जो कि आर्टिकल 148 से रिलेटेड है। वहीं फाइनेंस कमीशन देखें तो 280 में है। जाते जाते आप पॉलिटी के कुछ सेक्शन को नहीं छोड़ सकते जो कि रिलेटेड है आर्टिकल 14, 16, 90, 20, 21, 23 इत्यादि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, खास करके 14, 16 एंड 19 के। 19 सिर्फ आर्टिकल नहीं, उसके सब आर्टिकल जो हैं वो भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो छोड़ते हैं यहाँ आपको इस वीडियो के लास्ट में, और इस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ओवरऑल ओवरव्यू देखा है। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले हेल्प के साथ।